ठीक है। तो अगर मुझे लफ्ज़ बढ़ाने हैं ना तो मैं ऊपर लिखूंगा, और मैं अच्छा। मज़ीद बढ़ाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा, हत्ता कि ये बिल आखिर मेरी लाइन जो है ना कुछ इस तरह से बनना शुरू होगी। ये लाइन बनेगी, तो इससे तो नीचे नेगेटिव स्पेस बनेगी ना, तो बढ़ती अगली लाइन जाएगी। क्या करेगी? अगली अच्छा, लाइन अगली लाइन उसको कवर करेगी। करेगी ना, ऑटोमेटिकली करेगी। सही, लेकिन ठीक है, अगर अगर कोई बच गई तो क्या है? अच्छा, उस ये नेगेटिव स्पेस को वो फिर नेगेटिव स्पेस मुझे नहीं, मेरे लिए एक कारआमद और। नहीं, और अच्छा, उसकी सही। उसकी नेगेटिव स्पेस होना भी तो एक खूबसूरती है। सही। उसमें मुझे इकबाल का एक मिसरा याद आता है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। सही। भाई मेरी अपनी लेआउट है, मेरा अपना एक डिज़ाइन था, मेरी अपनी एक ग्राफिक्स थी, वो कहाँ चली गई? वो उस एहसास कमतरी की नज़र हो गई, और वो बड़ी वेल कंसीव थी, वो हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही थी। तो मैंने इस पर मेरा लिखने का इरादा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन पर अपने लोकल जो हमारे ट्रेंड्स थे उनको मैं बयान करूंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ पोस्टर बनता था, कैसे हमारे यहाँ इमारती खताती होती थी, क्यों हम इन्फ्लुएंस हुए थे। ये तो वो चीज़ें थी जो हमसे लेने आया करते थे लोग। तो आज हम सिर्फ ये है कि अच्छी चीज़ें जहाँ भी हों चुन लेनी चाहिए। सही। मसलन बैलेंस, रिदम, एम्फसिस, कंटिन्यूटी, हार्मनी, ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जो हैं वो यही है ना। एलिमेंट्स तो ये ना, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, तो यही चीज़ें इनमें भी पाई जाती हैं। लेकिन इनको अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि लाओ मैं बताता हूँ बैलेंस कहाँ है, लाओ मैं दिखाता हूँ हार्मनी किधर है, लाओ मैं दिखाता हूँ बैलेंस और ये हार्मनी, कंटिन्यूटी, और ये जितनी रिदम। रिदम क्या होती है? रिदम ये होती है कि रेपिटेशन से पैदा होने वाला पैटर्न। रेपिटेशन क्या है? कि मैं बार बार अलिफ लिखूं, ये रेपिटेशन एक अमल है, इसके नतीजे में क्या पैदा हुआ है? रिदम पैदा हुई है। तो रिदम चीज़ों को जोड़ती है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और उसको इंक्रीमेंटली जो है ना उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, और आपको एक माहौल से उठाकर एक दूसरे माहौल में ले जाती है सीमलेसली। आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप बगैर महसूस किए एक पूरे माहौल से निकलते और एक दूसरे में आपको एंटर कर देती है। वो कंटिन्यूटी को सीमलेस बना देती है। ये सारी चीज़ें अगर मुझसे कोई कहे कि यार प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न डिज़ाइन जो भी तय हुए थे उसमें तुम कुछ ऐड कर सकते हो, मैं कहूँगा हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको भी अप्लाई कर देता हूँ। मेरे लिए वो बड़े कीमती हैं जो वेस्टर्न पेंटिंग ने या वेस्टर्न स्कल्पचर ने जो प्रिंसिपल बनाए थे। लेकिन आओ मैं तुम्हें अपने काम में भी दिखाता हूँ। लेकिन मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊँगा। किसी को ये परसूट या किसी के अंदर ये ख्वाहिश हो कि वो मुझसे पूछे कि यार वो डिज़ाइन के, वो पेंटिंग के, वो स्कल्पचर के वो एलिमेंट्स किधर है, दिखाओ मुझे अपने काम में, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। ये बात मैंने इसलिए शेयर की कि हमारे यहाँ का जो नस्तालीग था उसको तबाह करने में इंडस्ट्रियल, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये आर्ट ड्रिवन नहीं थी, ये इंडस्ट्री इंडस्ट्री ड्रिवन ड्रिवन, थी। बिल्कुल। ठीक है, आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ। इंग्लैंड में आर्ट स्कूल जो थे दूसरी जंग अजीम के बाद उनको बंद करने का प्लान किया गया, क्योंकि सोसाइटी के पास इतना पैसे नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटियों के इतने बड़े बड़े जिन्नाती डिपार्टमेंट्स रन कर सकें, जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कहते थे पेंटर क्या देता है हमें, आप पेंटिंग लगा देते हैं सोसाइटी की, तो इस वक्त तबाहशुदा है, पूरा यूरोप तबाह हुआ हुआ था। तो उसका उन्होंने कहा कि ये हल करते हैं, वो आर्ट इंस्टीट्यूशन ने उनको कहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल आर्ट का शोबा भी खोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाना था। इंडस्ट्रियल आर्ट आया, उसके साथ फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऐड हो गई, फिर ग्राफिक डिज़ाइन इसमें घुसा। जब ग्राफिक डिज़ाइन घुसा तो इनको नोट मिलने शुरू हो गए, पेंटर को नोट नहीं मिलते थे, क्योंकि वो डेली काम करता था, वो पोस्टर छपता था, वो प्रिंटिंग, डब्बे छप रहे हैं, इंडस्ट्री को हर वक्त लिटरेचर की ज़रूरत है, डब्बों की ज़रूरत है, पैकेजिंग की ज़रूरत थी। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो था ना वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठ गया कि मैं बताता हूँ डिज़ाइन के प्रोसेस क्या है। उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट था ना वो बैक एंड पे जाके ना उसको खेलना पड़ा, बैक फुट पे चला गया। सही। उसका बैक फुट पे जाने का नुकसान ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज था ना हमारा पूरा, उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आकर ना एक ब्रेक लगा दी। अब हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, हम अब वो बात नहीं बता सकते थे जो ये अपने पैसे की और अपने वसाइल पर तसरुफ की वजह से ना बता रहा था। सही। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि कभी इन पर हम बात कर सकें, और वो जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो डिस्कनेक्ट हुआ था ना आर्टिस्ट का इंडस्ट्री के आने के बाद, उसको हम रिवाइज तो या रिवाइव तो नहीं कर सकते, कम अज़ कम उस नुकसान का
हम एहसास दिला सकते हैं। तो ये बात मुझे याद आ रही थी और मैं अक्सर इस पर बाकायदा रोता हूँ, इस चीज़ पर कि हमारी सदियों की, हज़ारों साल की मेहनत जो है ना, वो 100-150 साल में यूँ उड़ा के रख दी। और हम बताते हैं जी डिज़ाइन क्या होता है, हम बताते हैं प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो ये मुझे बड़ी तकलीफ, इस पर मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मजमून लिखा ना, वो भी अगर कभी आप पढ़ें तो मुझे बार बार याद आता है कि वो सारी पेन मेरी उसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह एक फ़नकार और तवाइफ के नाम से भी वो भी इसी पेन के साथ लिखा हुआ। यानी समझने कि मैं अब मरना पसंद करता हूँ कि मुझे ये एहसास नहीं है कि मैंने वो बात नहीं कही जो मुझे कहनी चाहिए थी। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी देगा क्योंकि जो इन फ़नून से, डिज़ाइन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यार, तुमने भी अपनी असल दौलत ज़ाया कर दी। अगर डिज़ाइन में इतने सेंसिटिव थे तो पता करते कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, किन लोगों की बरकत से, किन लोगों के फैज़ से तुम आज ये बने बैठे हो। सारा एक्सट्रैक्ट वहीं से हुआ है, लेकिन उसको अब आप डिक्टेट करवाने की पोजीशन में आ गए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये इंडस्ट्री है और कुछ भी नहीं है, नोट है। मैं अगर आपके पीछे से ये नोट निकाल दूँ तो दोबारा आर्टिस्ट सोसाइटी में आ जाएगा, मेजर प्लेयर बन के आ जाएगा। तो बस ये बात इतनी थी। तो ये जो लाइन वाली मैंने अभी आपसे बात शेयर की है, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि मसलन मैं एक और बात कहता हूँ, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड करते चलिए। ये जो स्क्वायर पेपर है मेरे पास, मैं क्यों मजबूर हूँ कि मैं स्क्वायर पेपर पे लिखूँ? अगेन इंडस्ट्री, बिल्कुल प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो सीधी छुरी जितने ज़्यादा कागज़ों पर चला सकती थी वो चला रही थी। गोल कागज़ क्यों नहीं? जिसने पहली दफ़ा स्क्वायर काट दिया वो अब मुझे पाबंद करेगा कि मैं स्क्वायर में ही सोचूं। अगर वो ये ना काटता तो ये कैमरे का फ्रेम आज गोल होता। बिल्कुल। आपकी पूरी फिल्म का जो ये आपको पता है ये यहाँ से चला है, क्योंकि इंडस्ट्री को इसके स्क्वायर काटने में आसानी थी, इस पर कम खर्चा आता होगा जो भी था। लेकिन मैं गिला नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ ये वक्त का पहिया है जिसको इसी तरह चलना है। और आगे भी ये जो आपका फ्रेम है ये अगरचे इससे बना है, लेकिन आर्टिस्ट को तो यार पाबंद ना करो। वो गोल कागज़ काटना चाहे गोल काट ले, वो स्क्वायर नहीं काटना, वो स्क्वायर रखना चाहे, वो डायमंड करना चाहे, वो कोई भी ज्योमेट्रिक शेप, वो ज्योमेट्रिक को उठा के फेंक दे, फिर भी यार उसको इजाज़त होनी चाहिए। कोई ऑर्गेनिक फॉर्म, जो कोई भी फॉर्म वो नहीं बनाना चाहे, वो इंस्पायर होता है नेचर से, उसको बनाने दें। इसी तरह ये बाकी चीज़ें भी जो हमारा मटेरियल है, इसमें भी इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल है कि इंडस्ट्री जिस चीज़ की मैस प्रोडक्शन कर सकती थी वही चीज़ें हमारी, मसलन एक और मैं आपको बताऊं, जो हमारा लोकल ख़त तबाह हुआ उसमें प्रिंटिंग इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। हमें एक ऐसी इंक से लिखने पर मजबूर किया जाता था जो वाटर प्रूफ होती थी और वो उसके अंदर ये ग्रेडियंट्स नहीं होते थे, वो 100% ओपेक होती है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, क्योंकि जो कैमरे थे वो जब एक्सपोज करते हैं प्रिंटिंग के लिए किसी चीज़ को तो वो पूरी ब्लैक चाहिए होती है। चुनाचे खतात को अपना ख़त डेवलप करने के लिए एक और पैमाने पे चलना पड़ता है और प्रिंटिंग के तकाजे पूरे करने के लिए एक और काम करना पड़ता है। इन दोनों इंक्स में लिखने में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का। वो एक तरह का गारा है, एक तरह की समझ लें बड़ी गहरी गाढ़ी किस्म की इंक होती है जिसको प्रिंटिंग इंक डिफरेंट। अच्छा, जो उसका मास्टर हो जाता है वो प्रिंटिंग के लिए हीरो हो गया खतात। लेकिन क्या वो बैक वक्त इन दोनों के अंदर के जो आर्ट जो फॉर्म्स हमने इवॉल्व की थी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, उनको भी वो साथ इंश्योर कर सके कि वो भी बन जाए और प्रिंटिंग के तकाजे भी पूरे करें। तो इंडस्ट्री जो कि अनअवॉइडेबल है, जिसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते और जिसको हम मानते हैं कि ये भी इंसानी तारीख का या इंसानी इल्म की एक कंटिन्यूटी है, लेकिन इसने किस तरह से आके आर्ट फॉर्म्स को डिक्टेट किया है और किस तरह से आकर उस पूरे प्रोसेस के अंदर ना एक हंगामा मचा दिया और बाज़ जगहों पर बेड़ा गर्क कर दिया। हमें अपने आर्टिस्ट को एक ऐसा आइसोलेशन भी देनी है जहां वो इंडस्ट्री से कम इफ़ेक्ट हो सके। इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो करे, लेकिन कम इफ़ेक्ट हो। और सोसाइटी को जो रियल एस्थेटिक्स है ना, जो कि इन चीज़ों की वजह से असरअंदाज हो रही है, वो रियल एस्थेटिक्स जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी चीज़ पर, उसका माहौल देने की ज़रूरत है। यानी मैं जब इस इंक से लिखता हूँ तो मैं इंश्योर कर लेता हूँ बेहतरीन क्वालिटी जो कि मैंने अपने लिए खुद बनाई है। इस इंक के फ्लो में क्या फ़र्क है? ये क्या आपको बहुत स्मूथली कागज़ पे चलने पानी ज़्यादा है, अच्छा, उसमें पानी कम रखना पड़ता है। अभी तो वो उसने वो जज्ब किया हुआ ना। अच्छा, ये जो इंक है मेरे पास, ये अभी खतातों को नहीं पता
अच्छा वो यूज़ नहीं करते। अच्छा। ये मैंने ये जो इमारत साज अपने ये जो पेंट करते हैं ना दीवारों पे, सही, उसके अंदर एक रंग डालते हैं उसका शेड चेंज करने के लिए, टिंट। बिल्कुल। ये वो टिंट्स की ना मैं आपको वो दिखाऊंगा, टीका टेंट से वो हो, डब्बियाँ आती हैं। बिल्कुल। ये बहुत रिच कलर होता है क्योंकि इसका एक कतरा डाल देना तो पूरे कमरे के शेड में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। वो पूरे जो उनका गैलन होता है ना उसमें 2 कतरे डालते हैं, तो ये बड़ा रिच होता है। अगर आप, मैंने इसमें काफ़ी पानी डाला हुआ है, यानी ये 4-5 कतरे होंगे जिनके अंदर मैंने पानी डाला है, और ये बहुत स्मूथ है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये वाइट कलर भी मुझे इंडस्ट्री ने दिया है ये वाला, क्योंकि उसको एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए था प्रिंटिंग में, वरना मेरा जौक नहीं गवारा करता कि मैं सफ़ेद कागज़ पे ब्लीच हुआ वो कागज, थोड़ा सा डिम हो ताकि एक तो पढ़ने वाले को आसानी हो। बिल्कुल। इतना कंट्रास्ट जो है ना ये आँख के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तो एक लाइट ब्राउन सा, थोड़ा सा पीला सा टी वॉश वाला, टी वॉश, अब ये हमें खुद करने पड़ते हैं। होना ये चाहिए था कि ये हम ऐसी रेसिपी Unbleached। बनाते कि यही मैथ प्रोडक्शन हो रही होती, यानी कम से कम आर्टिस्ट के लिए तो यही अवेलेबल होती है। लेकिन आर्टिस्ट को ये इस मुसीबत से भी गुजरना पड़ता है कि वो टी वॉश करे, टी वॉश करने के बाद अच्छा फिर ये ग्लेजिंग भी हम खुद करते हैं। आपको पता है अंडे के जर्दी से ग्लेजिंग की जाती है और इसको पूरे को मुकाहर करना कहते हैं। मुकाहर। ये पूरा एक कागज़ 1 साल में तैयार होता है। आपको मैं दिखाता हूँ वो शीट से मैंने बनाई है जो 1 साल में एक कागज़ तैयार होता है। अच्छा, वो कैसे कि पहले तो हैंडमेड पेपर लें जिसमें केमिकल यूज़ हुए होगा, वो हमें इंडिया से मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि इंडिया में हैंडमेड पेपर की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में नहीं है, या यूरोप से मिलते हैं, तुर्की में भी हो रहे हैं। इटली में वो भी। पल्प बनाते हैं और पल्प बनाकर ना उसको फिर बड़ी बड़ी ट्रेस के अंदर पेपर तैयार होते हैं। उस पर वो कोशिश करते हैं कि केमिकल पता क्या करता है, ये पेपर को कुछ अर्से बाद डिस्ट्रॉय कर देता है। मसलन आपके पास जो अपने Acid और बाप bleach। दादा के लिखे हुए कागज़ हैं, ब्राउन होके वो ब्राउन होने के क्रैक बाद ये होना शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल, वो उनके जो रेशे हैं ना वो उड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्रैक होना शुरू हो जाता वो उस केमिकल की वजह से होते हैं। तो जो पुरानी पेपर मेकिंग है वो आज भी इसलिए वो किताबें ज़िंदा हैं, जो मखतूतें हैं वो उस तरह डिसइंटीग्रेट नहीं होते, वो हज़ारों साल में हुए हैं आके, जबकि ये बहुत जल्दी हो गए हैं जो है। हमारे ऑफसेट 100 से पेपर भी कम है। 20-25 साल में हो जाते हैं। मेरे पास अपने कागज़ ख़राब हुए पड़े हैं जिनको आज हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि उनमें वो केमिकल पाए जाते हैं। तो इसी तरह से वो जो पेपर है जो हम एक तो हैंडमेड पेपर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो चावल का निशास्ता होता है, जी, स्टार्च, स्टार्च। चावल के निशास्ते से हम उसके ऊपर पहले कोट करते हैं और उसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। जब ये 2-3 दिन में सूख जाता है तो फिर अंडे की जर्दी, नीला थोथा और इस तरह की कुछ चीज़ें और हमारी रेसिपीज़ हैं कुछ, अच्छा, वो रेसिपीज़ के साथ हम एक वो बनाते हैं, अंडे की जर्दी नहीं, जर्दी निकाल देते हैं, अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि वो उस पर टिंट करती है। उसका फिर हम कोट करते हैं पेपर के ऊपर और फिर उसको एक ऐसी जगह माउंट करते हैं कि वो जब सूखे तो वो पेपर जो है ना टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा तो उसके रेशों में जो ही वो घुसता है तो वो सल्फेटेंसी पड़ जाती है। फिर उनको ऐसी सरफेस पे रखते हैं कि सूखने के बाद जो है ना वो मतलब उसको चारों तरफ से हम पहले, आपने देखा होगा वाटर कलर पेंटर्स जो है ना पेपर माउंट करते हैं पेपर टेप के साथ, उसके अंदर ना फिर कट लगाते हैं जहाँ से हवा निकल जाए, अगर आपने वाटर कलर करते हुए देखा हो। इसी तरह से ये शीट भी तैयार होती है। फिर ये इसका हम वेट करते हैं कि 2-3 महीने पहला कोट जो है ना वो सूख जाए पूरी तरह से, उसके बाद हम इसके ऊपर एक और कोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि 3 कोट हम इस पर कर दें। तो तकरीबन इसको टोटल इस प्रोसेस में ना साल लग जाता है, कम से कम अगर एक कोट भी करें तो 6 महीने लग जाते हैं। अब ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। अच्छा, ये करते क्यों है? एक तो ये कि ये इतना ग्लेज सरफेस बन जाए कि मेरी कलम जो है ना इसके ऊपर चले, यानी ये जो ग्लेजनेस है ये इससे ज़्यादा होती है उसकी। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब मेरा लफ्ज़ ख़राब हो जाएगा तो मुझे उसे स्क्रैच भी करना है, यानी करेक्शन ऑफ वर्क जो है, जो कि ओल्ड मास्टर्स भी करते थे, जो पेंटर्स थे वो भी अपने काम की करेक्शन करते थे। ये आपने फ्लैमिश पेंटर्स के बारे में अगर सुना हो, 7 लेयर्स में काम करते थे। इसीलिए 8-8 10-10 साल डिविंची जो कहता है कि मैंने मोनालिसा पे इतने साल काम किया, फिर वो 12 साल बाद जाता है उस बंदे के घर जिसने वो ख़रीद ली थी, तो वहाँ उसको जा कहता है यार मेरा अभी काम बाकी है। यानी वो उसको इत्तेफाक से एक ताजिर के बारे में पता चलता है कि मोनालिसा ख़रीद कर फ्रांस चला गया था। ये वहाँ उसके घर जाता है, उससे कहता है कि यार मुझे वो आप अगर आपकी है ये, मैंने इस पर काम अभी करना है। वो मज़ीद काम करता है उसकी वजह कि करेक्शन के लिए उसने वो लेयर्स पहले से बनाई हुई थी। ये एक लेयर करते थे उसके ऊपर वार्निश कर देते थे और ग्रे स्केल में काम शुरू करते थे।
ये जितने भी ओल्ड मास्टर्स हैं इनका काम ग्रे स्केल में स्टार्ट होता था और उसमें अगली लेयर में ना टिंट्स ऐड हो रहे होते थे और आखिरी लेयर में जाके ना वो प्योर कलर जो जिसे फाइनल कलर कहते हैं ना वो लगते थे। फिर उसके ऊपर भी जाके ना दोबारा से कुछ टिंट्स डाल दिए जाते थे। ये फिर एक जादुई चीज़ बन जाती थी कि जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था। और क्या खताती में इस तरह का खताती कोई में भी प्रोसेस? यही प्रोसेस था। खताती में ये था कि पेपर बनाने का जो अमल था ना उसमें ये सारे लेवल्स पहले से बना लिए जाते थे। फ़ायदा ये होता था कि मसलन मैंने फ़र्ज़ करें ये लफ्ज़ है, अगर मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, क्या चीज़ ढूंढ रहे ब्लेड हो? नहीं, ये ब्लेड नहीं, वो मुझे ट्रीट ब्लेड छोटा। चाहिए, मैं लाता हूँ। वो इसके अंदर नहीं है? ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको इसके बताता अंदर नहीं? हूँ। इसमें भी हो सकता है, तो मैंने कहा मैं नया निकाल देता हूँ। एक ब्लेड हर वक्त यहाँ पड़ा रहता है लेकिन वो नज़र नहीं आता। सर अभी बहुत अनरिलेटेड बात है।